आप सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। बहुत सारे कमेंट्स और बहुत सारी चीज़ों को लेकर के कि पर्सनली मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करा कि फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। तो उस कॉन्सेप्ट को क्लियरेंस के लिए मैं आपके सामने लेकर आया हूँ फ्री बॉडी डायग्राम के बहुत सारे पार्ट्स की फॉर्म में क्लास। सबसे पहले पार्ट 1 डिस्कस करेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एफबीडी यानी कि फ्री बॉडी डायग्राम। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम का वो पार्ट जिसमें कि हम एक तरीके से कहें कि कांटेक्ट फोर्स के बारे में डिस्कस करना है। उसमें स्टेशनरी, डायनेमिक और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पूरा डीपली लेकर के चलेंगे, क्योंकि मेन टारगेट हमारा जेई एडवांस को क्रैक करना है। तो यहीं से चीजों को लेकर के चलेंगे। ये वीडियो आपके लिए, सीबीएसई के लिए, नीट के लिए, जेई के लिए यूजफुल है। और इसमें हम किस पैटर्न को फॉलो करेंगे, इजी तरीका रहेगा, ट्रिक बेसिस चीजें रहने वाली हैं और रिलेटेबल रहेंगी। अभी इसी वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज्यादा समय ना खर्च करते हुए। तो सबसे पहली चीज कि फ्री बॉडी डायग्राम का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या क्या है, हमें उसमें किन चीजों को कैसे रीड करना है, कैसे डिस्कस करना है, कैसे एनालाइज करना है। तो सबसे पहली चीज हम इसमें डिस्कस करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, वेट को। किसको डिस्कस करेंगे? वेट को। हमें वेट डिस्कस करना है सबसे पहली चीज। एक्चुअल में वेट क्या होता है, कहां पे काम करता है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी और कब कब किस किस कंडीशन में हम वेट को कंसीडर करेंगे और किस कंडीशन में वेट को कंसीडर नहीं करेंगे। अगली चीज आती है सेकंड नंबर फ्री बॉडी डायग्राम का, जिसको बोला जाएगा कांटेक्ट फोर्स। अब कांटेक्ट फोर्स में किस चीज को बोलेंगे? कांटेक्ट फोर्स में हालांकि फ्रिक्शन फोर्स भी आता है, लेकिन यहां पे कांटेक्ट फोर्स में मैं नॉर्मल और रिएक्शन को ही डिस्कस करूंगा, कंसीडर करूंगा। नॉर्मल और रिएक्शन फोर्स को ही कंसीडर करूंगा। मैं इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से यहां पे लिख देता हूं, इसके नीचे नॉर्मल और रिएक्शन फोर्स को ही कंसीडर करेंगे बस कांटेक्ट फोर्स में। अगली चीज क्या डिस्कस करेंगे? अगली चीज आएगी साहब टेंशन, क्योंकि दुनिया भर की जो टेंशन है ना वो यही देती है कि साहब पता नहीं कब कहां कैसी टेंशन काम आएगी, कैसे लगानी है कैसे नहीं लगानी, पूरा बाल की खाल। अगर एक सिंगल क्वेश्चन आप छोड़ के आ जाओ ना तो मुंह पर मूछ नहीं रखेंगे। अगर आपने क्लास समझ ली ना, समझ में आ गई ना, फिर कोई क्वेश्चन छूटने का ही नहीं है। चौथा पॉइंट आपका यहाँ पे इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स, मैं जिसको शॉर्टकट में बोलूंगा स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स। लेकिन साहब ये तो चलो समझ में आ गई कि हम फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर इन सारे फोर्सेस को डिस्कस करेंगे। लेकिन मुद्दा ये है, सवाल ये है कि फ्री बॉडी डायग्राम कहते किसको हैं, इसके बारे में भी बताएंगे, चिंता ना करो। अब लास्ट में डिस्कस करेंगे फ्रिक्शन के बारे में। चलो जी, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। पहले स्प्रिंग फोर्स, इसकी कंडीशन बताऊंगा लास्ट में, फ्रिक्शन इसकी कंडीशन लास्ट में बताऊंगा। लेकिन डिटेल में हम अभी जो डिटेल में डिस्कस करेंगे वो वेट, कांटेक्ट फोर्स और टेंशन को डिस्कस करेंगे। अब बात आती है मुद्दे की कि सर फ्री बॉडी डायग्राम है क्या चीज, ये किस बला का नाम है, ये कोई खूबसूरत हसीना नहीं है। फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम का सीधा सीधा मतलब है साहब, जैसे मान के चलो मेरे पास में दो ऑब्जेक्ट है, ये दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को रस्सी से बंधे हुए हैं, एक दूसरे पर कुछ फोर्स लगा रहे होंगे, तो इनका फोर्स मैं कहूंगा फ्री का मतलब यहां पे फ्री 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 बोले तो, फ्री बोले तो क्या हो जाएगा सर, सभी से, फ्री फ्रॉम ऑल ऑफ ऑब्जेक्ट्स, सभी से अलग कर दो, आइसोलेट करना है होता है। फ्री का मतलब होगा आइसोलेट करना, आइसोलेट करना। अब बॉडी, किसको आइसोलेट करोगे? बॉडी को। अब डायग्राम, सर जब हम आइसोलेट करेंगे ना तो ये कैसे पता चलेगा कि इस बॉडी के इधर या इधर कोई दूसरी बॉडी कनेक्ट थी? तो वहां पे जब हम बॉडी को हटाएंगे तो उस बॉडी की जगह पे एक फोर्स रिप्रेजेंट करेंगे। कहने का मतलब है मैं इस वाले ऑब्जेक्ट को लेके चल रहा हूं तो मैं कहूंगा साहब ये वाला, मैंने इसका नाम रखा ए, इसका नाम मैंने रखा बी, तो मैं यहां पे जब मैं लेकर के चलूंगा ए का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं, तब मैं बोलूंगा ए। सारे ऑब्जेक्ट मैंने हटा दिए। लेकिन सवाल ये है साहब, इस वाले ऑब्जेक्ट को जब मैंने हटाया, इस वाले ऑब्जेक्ट को जब मैंने हटाया तो यहां पे कैसे पता चलेगा कि ये ऑब्जेक्ट यहां था? इसके लिए क्या करेंगे साहब, यहां पे फोर्स काम करेगा इसकी वजह से, जिसको मैं बोलूंगा टेंशन।
ऐसे करके रहेगा और ऐसे जाएगा। ये टेंशन बताएगा कि यहां पे कोई ऑब्जेक्ट था। बात है समझ में? कहने का मतलब है जितने भी ऑब्जेक्ट्स आपके सामने हैं उनमें से किसी भी एक ऑब्जेक्ट को उठा करके सेपरेट उसके फोर्सेस की डायरेक्शन के साथ में जो डायग्राम बनता है उसको फ्री बॉडी डायग्राम कहा जाएगा। क्लियर है? मैंने इस ऑब्जेक्ट को हटाया तो इसकी जगह पे एक फोर्स मैंने यहां पे कंसीडर कर दिया कि ये वाला फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, इसका मतलब यहां पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा होगा। क्लियर? अब आ जाओ जी, अगली बात करेंगे साहब वेट के बारे में। वेट का कॉन्सेप्ट क्या है? देखो, वेट का कॉन्सेप्ट है सीधी सीधी बात कि ग्रेविटी की वजह से लगता है। किसी भी एक मास वाली जो ऑब्जेक्ट होती है उसमें ग्रेविटी नीचे की तरफ काम करेगी। जैसे साहब ये रही अर्थ जिसका सेंटर यहां पे है, अर्थ और अर्थ का सेंटर ये हो गया। यहां पे कोई खड़ा है, मान के चलो यहां पे हार्दिक खड़ा हुआ है, हार्दिक खड़ा हुआ है। अब इस हार्दिक पर नीचे की तरफ एक वेट काम करेगा, मैंने जिसको बोला mg। क्या सच में नीचे की तरफ काम करता है? ना, कॉन्सेप्ट को मिसकॉन्सेप्ट नहीं करना। एक्चुअल में ये जो वेट काम करेगा अर्थ के सेंटर की तरफ काम करेगा, अर्थ के सेंटर की तरफ काम करेगा। तो कहने का मतलब सब, अगर ये बंदा यहां पे है, इसको मैं क्या बोल रहा हूं? इसको मैंने बोला जी ये हो गया रुद्र। रुद्र। अब इस रुद्र पे जो वेट काम करेगा वो नीचे की तरफ काम करेगा या सेंटर की तरफ काम करेगा? मैंने बोला था ना नीचे की तरफ बोलेंगे तो मिसकॉन्सेप्ट हो जाएगा, है ना? हाँ, तो कहने का मतलब साहब इस पे काम करेगा ग्रेविटी सेंटर की तरफ, अर्थ के सेंटर की तरफ। अगर कोई बंदा नीचे हो, मैंने बोला जी साहब ये दक्ष है। अब इस दक्ष पे जो वेट काम करेगा वो कहां काम करेगा? अर्थ के सेंटर की तरफ। क्लियर? नीचे की तरफ मत कर देना क्योंकि अर्थ यहां पे है, नीचे कौन खींचेगा इसको? कोई नहीं, है ना? अब यहां पे कोई बंदा है एक और, मान कर चलो कि यहां पे है अभिनव। अभिनव, अब इस अभिनव पे कहां पे फोर्स काम करेगा? सेंटर की तरफ। कुल मिलाकर के अर्थ ने हर पॉसिबल डायरेक्शंस में से ऑब्जेक्ट्स को अपने सेंटर की तरफ खींच के रखा है और उसी फोर्स को हम बोलते हैं वेट। क्या बोलेंगे? वेट। यानी कि जो वेट होता है वो mg के इक्वल होता है या mg को ही वेट कहा जाता है। इतनी सीधी सीधी बात है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहां तक? अब आगे की बात करते हैं साहब। सब अगर ये तो अर्थ ये तब है कंडीशन जब छोटी सी अर्थ कंसिडर करी हमने, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जो अर्थ के रेफरेंस में ठीक ठाक बड़ा हो, तब कंसिडर करेंगे हम अर्थ को ऐसे। अब अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं इतने छोटे से या मेरे जैसे ऑब्जेक्ट से, ठीक है, और अर्थ उसके रेफरेंस में तो बहुत ज्यादा बड़ी है, तो ऐसी कंडीशन में यानी कि जिन ऑब्जर्वेशंस के लिए अर्थ को फ्लैट कंसिडर करा जा सकता है उनके लिए आप एक बात बोलेंगे, वेट की डायरेक्शन नीचे। किसके लिए? जिनके लिए या जिनकी ऑब्जर्वेशन के लिए, जिनकी ऑब्जर्वेशन के लिए, जिनकी ऑब्जर्वेशंस के लिए अर्थ फ्लैट हो। सर ऐसे कैसे हो सकता है? अर्थ फ्लैट कैसे हो जाएगी? अभी समझाते हैं। जब कोई कार सड़क पे चल रही होती है, ठीक है, तो उसको सड़क गोल दिखाई देती है क्या? ऐसे करके यूं कि गाड़ी को यूं ऐसा करके घूमती नहीं होती ना, उसको दिखाई देती है फ्लैट है, सड़क एकदम सीधी चल रही है। कार इसका मतलब बहुत छोटी है अर्थ की कंपैरिजन में। क्लियर? यानी कि कार के ऑब्जर्वेशन के लिए अर्थ कैन बी कंसिडर्ड एज अ फ्लैट सरफेस। दैट मींस यहां पे कार का जो वेट कंसिडर करोगे वो डाउनवर्ड्स होगा, वर्टिकली, यानी कि वर्टिकली डाउनवर्ड्स, वर्टिकली डाउनवर्ड्स होगा। फिर किस कंडीशन में? इस कंडीशन में। बात आई समझ में? अब जैसे ये रहा साहब, मैंने फ्लाईओवर पे गाड़ी उतार रहा हूं, फ्लाईओवर से गाड़ी को उतार रहा हूं नीचे की तरफ, तो इस गाड़ी का वेट होगा कुछ ना कुछ। मैंने कहा साहब इसका जो मास है वो m है, वेट कहां काम करेगा? नीचे की तरफ। मैंने बोला mg। कोई प्रॉब्लम यहां तक? मतलब ही नहीं। अगली चीज मैं कहूं कि साहब ये जो स्लोप बना हुआ है इसको वो थीटा एंगल बना रहा है, तो जाहिर सी बात है अगर मैं यहां पे इस गाड़ी का इंजन भी बंद कर दूं और ब्रेक पे से पैर हटा लूं तो गाड़ी तब भी नीचे जाएगी। कारण
कौन लेके गया? सब कहीं ना कहीं उस गाड़ी का वेट का एक कंपोनेंट नीचे की तरफ लगा हुआ था। तो कहने का मतलब यहां पे इसके कंपोनेंट्स ब्रेक करने पड़ेंगे। जब कंपोनेंट्स ब्रेक करेंगे तो एक चीज याद रखना, इसका जस्ट इधर वाला कंपोनेंट और एक इधर वाला, क्योंकि इधर जा रही है तो यहां पे एक एंगल बनेगा जिसको मैंने बोला थीटा। सेम एंगल बनता है यहां के बराबर ये वाला। ठीक है जी। जब सेम एंगल बनेगा तो मैं इस वाले कंपोनेंट को एक नाम दूंगा अच्छा सा, एम जी कॉस थीटा, और इस वाले कंपोनेंट को मैंने नाम दिया एम जी साइन थीटा। प्यारे दोस्त एक बात याद रखना, जिसके साथ में थीटा उसके साथ में कॉस, जिसके साथ में थीटा नहीं वो साइन हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? अगली कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। साहब मैंने कोई फ्लैट सरफेस, उस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो इस पे वेट कहां लगेगा? इस पर वेट किस डायरेक्शन में लगेगा? वेट लगाने के लिए एक सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि साहब नीचे की तरफ लगेगा वेट, जिसके लिए मैं बोलूंगा एम जी। क्यों? क्योंकि इस ऑब्जेक्ट की ऑब्जर्वेशन के लिए अर्थ को फ्लैट कंसीडर करा जा रहा है, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है अर्थ के कंपैरिजन। समझ में आई बात यहां तक? वेट को तीन तरीके से कंसीडर करा मैंने, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, वेट के कंपोनेंट्स, और ये टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। कोई दिक्कत? मतलब नहीं है। अब अगली चीज बात करते हैं। सर वेट आपका क्लियर हुआ, डिस्कस करना है अब अपन को नॉर्मल या फिर रिएक्शन के बारे में। देखो नॉर्मल एक टाइप का ऐसे आप कंसीडर करेंगे कि नॉर्मल इज अ पुश फोर्स। पुश, मैंने मारा मुक्का तो मैंने उसको क्या दिया? नॉर्मल। मैंने दीवार को घूंसा मारा, मैंने दीवार को नॉर्मल दिया। ठीक है, नॉर्मल इज अ फोर्स। मैंने दीवार को मुक्का मारा, दीवार को नॉर्मल दिया, बदले में दीवार मुझे क्या देगी? वो भी नॉर्मल देगी। कारण सब मैंने एक्शन किया, उसने रिएक्शन कर दिया, है कि नहीं है? एक्शन के बदले रिएक्शन। तो कुल मिलाकर के नॉर्मल इज ए एक्शन रिएक्शन पेयर। समझ गए जी? तो यहां पे नॉर्मल के लिए मैं क्या लिखूंगा साहब? इज इट इज ए एक्शन रिएक्शन पेयर। एक्शन रिएक्शन पेयर यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया युग्म जोड़ा, वो होता है ये। यहां तक क्लियर हुआ? यानी कि नॉर्मल कभी भी सिंगल काम नहीं करेगा। अगर मैं इस रिमोट को अपने हथेली पे रखता हूं तो रिमोट ने नीचे की तरफ एक्शन लगाया, बदले में इसको रिएक्शन मिला, और ये जो दोनों थे, ऊपर वाला रिएक्शन नीचे वाला एक्शन, ये दोनों ही नॉर्मल है। यानी कि मैं ये कहूंगा कि बोर्ड ने मुझे मेरे हाथ को नॉर्मल दिया और मेरे हाथ ने बोर्ड ने सॉरी रिमोट, और मेरे हाथ ने रिमोट को नॉर्मल दिया। सिंपल तरीका ये है। क्लियर हुई बात यहां तक? हाँ जी साहब। जैसे कि अब इस बंदे की बात करेंगे। अगर मैं बंदे की बात करता हूं तो बंदे ने नॉर्मल किसको दिया होगा? जिस पे ये खड़ा है, जिसके कांटेक्ट में है। नॉर्मल इज ए कॉन्टेक्चुअल फोर्स। नॉर्मल इज ए कॉन्टेक्चुअल फोर्स, कांटेक्ट में रहने वाला फोर्स। कांटेक्ट में नहीं होगा, नहीं लगेगा। मैंने कहा जी इस बंदे ने इसको वेट की फॉर्म में नॉर्मल रिएक्शन दिया। ठीक है, बंदे ने इस बॉक्स को एक वेट की फॉर्म में नॉर्मल दिया, एक्शन बोलेंगे यहां पे इसको। तो ये बॉक्स क्या करेगा बदले में? इसको बॉक्स इसको बदले में रिएक्शन देगा, जिसको मैंने कहा नॉर्मल कह लो, चाहे रिएक्शन कह लो, आर कह लो, एन कह लो, ये भी नॉर्मल वो भी नॉर्मल है, बात फर्क कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा एक छोटा सा सवाल मेरा यहाँ पे आपसे है, सब एक्शन रिएक्शन पेयर जो आपने बोला है इसमें डिफरेंस क्या है? ध्यान से सुनना, एक्शन रिएक्शन पेयर हर उन फोर्सेस को कहा जाएगा जो अमाउंट यानी कि मैग्नीट्यूड में सेम हो, डायरेक्शन में अपोजिट हो, लेकिन अलग अलग ऑब्जेक्ट पे एक दूसरे की वजह से लगते हो। इन दो ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात हो रही है यहां भी और यहां भी। यहां पे ये व्यक्ति, ये पर्सन इस बॉक्स को फोर्स लगा रहा है और ये बॉक्स बदले में इस पर्सन पे फोर्स लगा रहा है, तो इस वजह से इसको बोलेंगे ये एक्शन रिएक्शन पेयर है, यानी कि ये नॉर्मल फोर्सेस हैं। अगर मैं ये कहूं कि जी बंदे ने बॉक्स पे फोर्स लगाया लेकिन बॉक्स ने बदले में बंदे पर फोर्स नहीं लगाया, तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं होता।
है कि नहीं? ऐसे समझिए आप, मैंने एक बॉक्स बनाया, इस बॉक्स पे ऊपर की तरफ से एक मैंने फोर्स लगाया, ऊपर से, ठीक है, एक फोर्स नीचे की तरफ से लगा, बॉक्स पे लग रहा है, दोनों फोर्स बॉक्स पे लग रहे हैं, एक ऊपर से लगा फोर्स, एक नीचे से लगा, क्या ये एक्शन रिएक्शन होगा? मैं ये भी कह दूं कि ये दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है, साहब दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो क्या एक्शन रिएक्शन पेयर होगा? नहीं होगा। कारण सर, एक्शन रिएक्शन पेयर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे लगते हैं, एक दूसरे की वजह से लगते हैं। यहां पे एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर लगे हैं और अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की तरफ से लगे हैं, पता नहीं इस पे यहां से किसने लगाया और यहां से किसने लगाया, लेकिन लगा किसी एक पे, तो ये अनबैलेंस्ड या बैलेंस्ड फोर्स की कंडीशन में आएगा, ना कि एक्शन रिएक्शन पेयर की कंडीशन में। क्लियर हुई बात यहां तक? यानी कि एक बात तो हमारी तय हो गई, नॉर्मल फोर्स या रिएक्शन फोर्स इज अ एक्शन रिएक्शन पेयर, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट, और अलग अलग ऑब्जेक्ट पे एक दूसरे की वजह से, मैं तुम पे तुम मुझ पे, ऐसे करके। बात आई समझ में? अब अगली चीज, इसकी कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं साहब। इसमें यहाँ पे कुछ इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जिनको लिखना बहुत जरूरी है, लिखेंगे कैसे और क्या लिखेंगे साहब? नॉर्मल फोर्स इज ए पुश फोर्स, ये पुश करता है, नॉर्मल हमेशा पुश करेगा। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को पुश करता हूं तो मैंने उसको नॉर्मल दिया, बदले में वो मुझे क्या देगा? नॉर्मल ही देगा, सेम अमाउंट का देगा। ना यकीन हो, दीवार में मुक्का मार के देख लो, पता चल जाएगी, है कि नहीं जी? अब थोड़ा सा और आगे की बात करेंगे साहब। नॉर्मल फोर्स इज ए पुश फोर्स, हमें पता चल गया, सिर्फ डायरेक्शन किधर होगी? नॉर्मल की डायरेक्शन किधर होगी साहब? नॉर्मल की जो डायरेक्शन होगी, यानी कि its direction is perpendicular to the surface। सर कौन से वाले सरफेस की बात कर रहे हैं आप? ऑब्जेक्ट का, या ऑब्जेक्ट जिसके कांटेक्ट में उसका, किसका सरफेस लेंगे? किसी का भी ले लो, कारण सब दोनों ही एक दूसरे पे लगाएंगे, तो चाहे इसका ले लो चाहे इसका ले लो, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात आई समझ में? बस इस बात का ध्यान रखना, डायरेक्शन अपोजिट हो सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे कि मैं बात करता हूं, देखो यहां पे ना, मुझे लेना तो था इस वाले सरफेस का जो रेड वाला है, लेकिन ये कॉर्नर वाली चीज है। अब कॉर्नर की डायरेक्शन क्या बताओगे? कोई डायरेक्शन नहीं बताओगे, तो यहां पे आप सीधा बोलोगे साहब ये जो कॉन्टेक्ट में सरफेस आ रहा है ना, ये वाला, तो इसके जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसको नॉर्मल फोर्स मिलेगा। यहां पे इसका जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसको नॉर्मल फोर्स मिलेगा। यहां पे इसके, अब यहां पे देखो ध्यान से, यहां पे ऊपर वाले ऑब्जेक्ट का सरफेस परपेंडिकुलर, या ऐसा कोई फ्लैट दिख ही नहीं रहा, उसका परपेंडिकुलर निकाल ही नहीं सकते, नीचे वाले का निकाल सकते हैं जिस पर वो रखा हुआ है, तो वो बिल्कुल एकदम सीधा सीधा रखा हुआ है, ये रहा, तो इसका जस्ट परपेंडिकुलर निकाल दो, बन गया। और क्या चाहिए? ये साहब ये रहा नॉर्मल, 1 2 3। अभी जैसे ये एक और है, यहां पे आप देखोगे सर ये स्फेरिकल है, अब स्फेरिकल का परपेंडिकुलर कैसे निकाले, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये जो रेड वाला है, इसका कॉन्टेक्चुअल सरफेस देखो, जस्ट स्ट्रेट है, तो स्ट्रेट का 90 डिग्री, जस्ट परपेंडिकुलर। और आपको भी पता है, जब भी कोई लाइन किसी सर्कल में, किसी स्फेयर में जस्ट परपेंडिकुलर एंटर करती है, तो वो सेंटर से होके जाती है। तो यानी कि यहां पे मैं इसको बोलूंगा साहब, इसका जो कॉन्टेक्चुअल वो होगा नॉर्मल, ये होगा साहब। नीचे भी है, नीचे यहां पे टच कर रहा है, तो यहां से इसके सेंटर को मिलाते हुए निकाल दो नॉर्मल, इस तरीके से होगा। अगर मैं यहाँ पे ऐसे करके भी कर दूंगा कोई, और यहाँ पे मैंने कोई एक बॉल बना दी, तो यहां से इसके सेंटर की तरफ, यहां से इसके सेंटर की तरफ, ये दो नॉर्मल फोर्स हो जाएंगे। बात आई समझ में? बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूं, बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह। यानी कि यहां पे ये दो चीज तो क्लियर हो गए, टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, यहां पे कॉन्टैक्ट की चीजें रखनी है बस, ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट
चलो जी, नॉर्मल रिएक्शन से आप पुल नहीं कर सकते, पुश ही करोगे, ये कंफर्म है। इसकी जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर होगी सरफेस ऑफ कांटेक्ट। क्लियर? अच्छा, कितने सर हो सकते हैं ये कितने सारे हो सकते हैं? नॉर्मल रिएक्शन कितने सारे हो सकते हैं? ध्यान से देखो, यहां पे कितने सारे हुए और यहां पे कितने सारे हुए? यहां पे सर 3 हुए, यहां पे 2 हुए। क्यों? क्योंकि यहां पे 3 पॉइंट्स थे जिन पे वो टच कर रहे थे दोनों, जिन पे वो तीनों कांटेक्ट में थे। यहां पे सिर्फ 2 ही पॉइंट ऐसे थे जहां पे ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को कांटेक्ट कर रहे थे। तो जितने कांटेक्ट पॉइंट होंगे उतने ही आपके नॉर्मल फोर्सेस होंगे। यानी कि द नंबर ऑफ नॉर्मल फोर्सेस, द नंबर ऑफ नॉर्मल फोर्सेस is similar to the number of point of contact। जितने पॉइंट हैं, या सरफेस कह सकते हो, सरफेस ऑफ कांटेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहां तक की चीजें क्लियर हुई, ये आपका नॉर्मल हो गया। डायरेक्शन कैसे निकालनी है कैसे नहीं, वो सारी चीजें मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं। अब बात करेंगे अगली की, कंडीशंस कैसे कैसे होनी है। कंडीशंस क्या होंगी, यानी कि हमें सॉल्व कैसे करना है जब क्वेश्चंस आएंगे, जब एफडीबी के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कैसे डील करेंगे। सबसे पहली चीज यहां पे वापस आ जाते हैं। सब मैंने कहा इस वाले जो बॉक्स है, इस बॉक्स का जो मास है वो मैंने एम बोला। इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाओगे? फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब ये होता है एक स्पेशल ऑब्जेक्ट को इंडिविजुअल सेपरेट करके, आइसोलेट करके अलग बनाना, और फोर्सेस के डायरेक्शन को बनाना। मैंने साहब इसको बॉक्स को लिया, बॉक्स बना रहे हैं यहाँ पे एम बॉक्स। इसका जो ये है नीचे वाला फ्लोर, ये रहा, दोनों अलग अलग बना दिए। अब मुझे इतना पता कि साहब बॉक्स है, मास है, तो वेट तो लगना ही है, नीचे की तरफ लगेगा। वेट लगेगा नीचे की तरफ, जिसके वेट को मैं वेट ना कह करके एन कह सकता हूं कि साहब ये बॉक्स अपने वेट की वजह से इसको नीचे धकेलेगा, नीचे धकेलेगा। जैसे कि मैं जिस लकड़ी के गत्ते पर, लकड़ी के तख्ते पर खड़ा हूं, मैं उस तख्ते को नीचे धकेल रहा हूं, पुश कर रहा हूं, नॉर्मल हो गया। अब वो लकड़ी का तख्ता मुझे ऊपर बना के रखे हुए है, ऐसे तो नहीं कि मैं नीचे चला गया, मैं ऊपर रुका हुआ हूं। इसका मतलब ये कि वो बदले में मुझे नॉर्मल ऊपर की तरफ दे रहा था, मैं तभी तो रुका हुआ हूं। यानी कि इसने भी नीचे से ऊपर की तरफ नॉर्मल दिया। अब इसका नॉर्मल तो है हमारा वेट के बराबर है, और इसका नॉर्मल हमारे रिएक्शन के बराबर हो जाएगा, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे के बराबर कंसीडर कर लिए जाते हैं। शॉर्टकट में एक बात करें तो हम ऐसे कह देते हैं कि बॉक्स रखा यहां पे, इसका वेट गया नीचे, और इससे नॉर्मल मिला ऊपर, जिसको आप आर लिख देते हो या एन लिख देते हो, कोई दिक्कत नहीं वहां पे। ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए दो ऑब्जेक्ट्स के लिए, फिर क्या करेंगे? सब बिल्कुल सेपरेट कर दो। कैसे? एक बॉक्स ऊपर, छोटा वाला M1, एक बॉक्स यहां पे बना लो, एक इसका प्लैंक जो है वो यहां पे बना लो। इसने नॉर्मल दिया नीचे की तरफ, क्योंकि ये नीचे वाले ऑब्जेक्ट को, नीचे वाले मास को नीचे धकेलेगा, मैंने लिखा N1। कोई दिक्कत? जितना ये धकेलेगा उतना ये उसको ऊपर रोक के रखेगा, क्योंकि ये अपने अंदर इसको आने नहीं दे रहा, तो इसका मतलब रोक के रखा है कि ले भैया, तो उतनी ताकत लगाएगा ना। नहीं, ये बार समझ, ऐसे समझो, आपके हाथ पे 10 किलो की गठरी है ज्वार की, या 5 किलो का बाट, या आटे का कट्टा समझ लो यार, बहुत आसान है। आटे का कट्टा 30 किलो का आपने सिर पे नहीं रखा, हाथों पे रखे, हाथों पे। अब एक बात बताओ, हाथों से कट्टे पर कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहे होगे? जितना कट्टे का वेट नीचे लग रहा होगा उतने तो करोगे, क्योंकि अगर आपने कट्टे के वेट से ज्यादा कर दिया तो कट्टा ऊपर चला जाएगा। अब अगर कट्टे का वेट ज्यादा होगा, आपका हाथ का फोर्स कम होगा, तो कट्टा नीचे आ जाएगा। यही तो बात है। तो कहने मतलब आपने यहां रोक के रखा है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आप कट्टे के वेट के बराबर फोर्स लगा रहे थे। यानी कि कट्टे ने आपके हाथ पे, आपने कट्टे पर फोर्स लगाया, नॉर्मल फोर्स, जिसको आप रिएक्शन फोर्स कहोगे। तो नॉर्मल फोर्स ही तो है, तो नॉर्मल बराबर ही तो आएगा मेरे प्यारे दोस्त। यहाँ पे N1 इसने अप्लाई करा नीचे से, इसने अप्लाई करा ऊपर से, दोनों बराबर, क्योंकि रुके हुए हैं। अगर ये मोशन कर रहे होते तो हम सीधा बोल देते सर
बैलेंस ना है, बराबर ना, अब तो मोशन कर रहे। क्लियर है अभी जो मैंने समझाया। अब ये वाला क्या करेगा साहब, M2 नीचे की तरफ एक अलग रिएक्शन देगा, मैंने कहा ये N2 देगा, तो नीचे वाला प्लैंक बदले में इसको नॉर्मल देगा, इसको नॉर्मल देगा, मैंने इसको बोला N2। बात आई समझ में यहां तक? इसको बोला जाता है फ्री बॉडी डायग्राम, ये फ्री बॉडी डायग्राम। अब अगर मैं सिर्फ M2 वाले की बात करूं तो ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम है कि एक फोर्स ऊपर एक फोर्स नीचे, M2 इसका मास, ये है, ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम। इज दैट क्लियर और नॉट? कोई दिक्कत ही नहीं कैसी भी। यहां पे आप अगर N2 की बात करेंगे तो N2 कितना होगा, ये इस पे कितना दबाव डालेगा साहब, इसके खुद का वेट और इस ऊपर वाले के वेट के बराबर, यानी कि आप इसको बोलोगे M1 प्लस M2 के जी के बराबर इसका नॉर्मल होगा। इसका नॉर्मल कितना होगा साहब, ये अपने वेट के बराबर ही तो नीचे प्रेशर डाल रहा है, नीचे फोर्स लगा रहा है, तो मैंने इस पे लिखा M1G हो गया, वेट के बराबर लगाया। साहब ये अपने वेट के बराबर क्यों ना लगा रहा? अरे एक बात बताओ, तुम किसी गधे पे बैठ के, या मैं ही, चलो मैं ही मान लो अपने आपको, मैं किसी गधे पे बैठ के आटे का कट्टा अपने हाथों पे रख के रखा हूं, और आप पूछो गधे से कि भैया कितने गधों का वजन उठा रहे हो, तो वो कहेगा भैया 2 गधों का, एक आटे के कट्टे का और एक मेरा, है कि नहीं है? चक कट्टा आपके हाथों पे भले ही रखा है, लेकिन वो वजन, कट्टे का वजन गधे को भी तो फील होगा कि नहीं होगा? ये गधा है, ये हम हो गए, ये आटे का कट्टा है। गधे को जो फील होगा वो मेरा और आटे के कट्टे का दोनों का वेट फील होगा। अब जो मेरे हाथों पे फील होगा वो सिर्फ और सिर्फ आटे के कट्टे का वेट फील होगा। तो ज्यादा बेहतर क्या है साहब, मैं वजन क्यों मरूं फिर, मैं इस आटे के कट्टे को उठा के गधे की पीठ पे न रख दो, जब भी वो उतना ही फील कर रहा है समझदारी नहीं? हाँ। अगली चीज यहां पे बात करेंगे, अगर कंडीशन ऐसी आ जाए, न्यूमेरिकल ऐसे पूछ ले, मास को तिरछे प्लैंक पे टेक दे, फिर क्या करोगे? बेटा मास को तिरछे प्लैंक पे टेक देगा सर, कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे, किसके सर? वेट के बनाओगे, पक्की बात है। डिस्कस तो यहाँ पे हम कुछ और कर रहे हैं, है ना? क्या डिस्कस कर रहे हैं? नॉर्मल। आ जाओ साहब, नॉर्मल डिस्कस कर रहे हैं ना पक्का, तो क्या मैं यहाँ पे नॉर्मल बना सकता हूं? नहीं बनेगा, क्योंकि कांटेक्ट वाले सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो इसके कांटेक्ट सरफेस तो ये रहा, कांटेक्ट सरफेस ये है, इसका जस्ट परपेंडिकुलर। अब इसका पहले एक बार डायग्राम बनाएंगे। तो मैंने कहा साहब वेट रखा है कुछ इस टाइप से, प्लैंक है कुछ इस टाइप से, ये इसको नॉर्मल देगा ऊपर की तरफ, ये ऑब्जेक्ट इसको नॉर्मल देगा नीचे की तरफ। इस ऑब्जेक्ट का जितना वेट है ये उसके वेट के बराबर देगा कि कम देगा? सर वेट के बराबर तो नहीं देगा, क्योंकि वेट इस डायरेक्शन में तो है ही नहीं, वेट है नीचे डायरेक्शन में, वर्टिकल डाउनवर्ड। अभी बताया था थोड़ी देर पहले, वर्टिकल होता है जस्ट वर्टिकल डाउनवर्ड्स, तो वर्टिकल डाउनवर्ड्स तो है ही नहीं। तो यहां पे क्या करेंगे सर, वेट इसका नीचे, लेकिन वेट का एक कंपोनेंट आएगा mg cos थीटा, यानी कि ये जो दे रहा ये देगा mg cos थीटा, तो ये नॉर्मल किसके बराबर हो जाएगा? mg cos थीटा के। बदले में ये कितना देगा? उतना ही देगा, क्योंकि इसने रोक रखा है ना, तो वो ऊपर मोशन कर रहा है ना नीचे मोशन कर रहा है। अगली चीज इसको डिस्कस करेंगे, कैसे? एक बॉक्स, उसके बगल में बॉक्स, भारी वाला हल्का कोई सा भी, अब मैं एक बॉक्स को धक्का दे रहा हूं, नॉर्मल कहां लगेगा? जहां पे दोनों ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में होंगे। सब ये वाला, ये यहां पे कांटेक्ट फोर्स लगेगा। कैसे साहब? मैं बॉक्स को बनाया इधर M1, दूसरे बॉक्स का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया इधर M2 का। मैंने कहा साहब इस पे ना फोर्स लगाया मैंने F, लेकिन ये बॉक्स इस वाले बॉक्स को क्या देगा बदले में? धक्का देगा ना। अरे मैं इसको फोर्स लगा तो ये इसको धक्का ना देगा? नहीं है बस में, बस खड़ी है, बस में भीड़ भाड़ है, लाइन लगा खड़े सारे लड़के। अब तुम्हें पता ही है धक्का हमेशा पीछे से ही आता है, देता कौन है ये आज तक नहीं पता चला। तो पीछे से धक्का आया, जब मुझे धक्का मिला, मुझे फोर्स मिला, मैंने आगे वाले बंदे को धक्का दिया। सीधी सी बात है, मैं क्या करूंगा भाई, मैं भी मजबूर हूं। मुझे धक्का मिला, मैंने आगे वाले को दे दिया, उसने आगे ट्रांसफर कर दिया, तो मैंने जो आगे वाले को धक्का दिया वही है नॉर्मल। मैंने कहा साहब नॉर्मल रिएक्शन मैंने दे दी। अब ये जो है ये क्या करेंगे भैया, ये भैया भी पूरी जान लगा देंगे कि यार आगे अगर कोई कन्या खड़ी है
और शरीफ बंदा है तो वो कोशिश करेगा कि मैं इससे टच ना हो जाऊं, वरना तो गाल का नक्शा चेंज हो जाएगा। तो वो क्या करे, पूरी ताकत लगा दे, भाई साहब मुझे आगे नहीं जाना, अपोज करेगा। तो वो बदले में जितना धक्का उसे मिला, वो बदले में उतना धक्का वापस उसको देगा, प्रोवाइड कराएगा, ताकि अपने आप को बैलेंस कर सके। तो कहने का मतलब यहां से ये इसको नॉर्मल रिएक्शन देगा, धक्का देगा। पुश, पुश का मतलब नॉर्मल रिएक्शन। इज दैट क्लियर और नॉट? जितना धक्का इस ये देगा, उतना धक्का ये इसको बदले में देगा, नॉर्मल हमेशा बराबर। अब अगर मुझे निकालना हो तो निकाल सकते हैं इजीली कि जी जो भी इसके एक्सेलरेशन करेगा उसके हिसाब से निकल जाएगी वैल्यू, कोई दिक्कत यहां तक बिल्कुल भी नहीं। तो कॉन्टेक्चुअल फोर्स यानी कि नॉर्मल रिएक्शन के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब डिस्कस करेंगे टेंशन के बारे में। किसके बारे में? टेंशन। जो इस पूरे के पूरे चैप्टर की जान है मेरे प्यारे दोस्त, टेंशन लगती है हमेशा रस्सी के बीच में, रस्सी में, बीच में नहीं, रस्सी में टेंशन होती है। सर रस्सी में टेंशन बोले तो सबसे पहली चीज यहाँ पे कंडीशन याद रखना मेरे प्यारे दोस्त, टेंशन का मतलब होता है खिंचाव, ठीक है, खिंचाव। और उस खिंचाव की वजह से आप ऑब्जेक्ट को खींच सकते, धकेल नहीं सकते। हम बुलंदशहर में ट्यूशन पढ़ाते हैं, वहां पे हमारा बड़ा प्यारा सा स्टूडेंट है, नाम लेना ठीक नहीं, वो बेचारा बुरा मान जाएगा। वो अक्सर ना, दिमाग वास्तव में उसका बहुत काबिल तारीफ है, कैलकुलेशन फटाफट कर लेता था, पर मैंने एक दो दिन उसकी लगातार तारीफ कर दी तो अब ढक के तीन पात है, अब भूल गया सब कुछ, पढ़ना भूलना सब भूल गया। तो क्योंकि तारीफ कर देते ना, तो तारीफ नुकसान देती है कभी कभी, अक्सर। तो मैंने उसकी तारीफ करी कि भैया तुम्हारी कैलकुलेशन बहुत ठीक ठाक है, तो बंदे ने पढ़ना ही छोड़ दिया कि अब तो कोई जरूरत ही नहीं है पढ़ने की। तब से उसका दिमाग पता नहीं कहाँ गया है, घास चढ़ने का है। अब क्या है, वो सवाल ऐसे पूछेगा जिनके बस उसे करने, उसका मेन मकसद क्या होता है कि मुझे सर की बात गलत साबित करनी है, बस। ऐसा है नहीं, वैसे दिल से ऐसा नहीं है उसकी, बस ये कि हाँ कुछ ऐसा कि सर की बात का तोड़ क्या हो सकता है, काट क्या हो सकती है। अब मैंने उसको समझा रहा था कि भैया जो रस्सी है ना, रस्सी से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को खींच सकते हैं, धकेल नहीं सकते। अगर ऐसा धकेल सकते हैं, मगर बड़ा अच्छा लॉजिक मिलेगा फिर तो, धकेल के दिखाओ। उसने कहा कि देखो जी सर, मेरे हाथ में ये रस्सी है, अब ऑब्जेक्ट यहां रखा है, आपने कहा खींच सकते हैं, तो खींचोगे तो रस्सी को इधर लेके जाएंगे तो खींच लेंगे, ऑब्जेक्ट हमारे साथ चला आएगा। लेकिन जब मुझे धकेलना होगा तो मैं इस रस्सी को यहां से पकड़ूंगा और मैं इसको पकड़े पकड़े यहां तक लेके जाऊंगा, और मैं रस्सी को ही पकड़ के रखूंगा, सिर्फ रस्सी को, और वो रस्सी ऑब्जेक्ट को टच करेगी। तो देखो फिर मैं रस्सी से, जैसे मान के चलो ये रस्सी है, ये रस्सी है, तो रस्सी मैंने पकड़ी, अब रस्सी से देखो मैं अपने हाथ को धकेल रहा हूं ऐसे, देखना जरा, रस्सी से हाथ को धकेल रहा हूं, टेंशन काम कर रही है? नहीं कर रही। तो उसका सीधा जवाब इतना था उस बात का कि हमेशा जब रस्सी का इस्तेमाल करोगे तो वहां पे काम करता है टेंशन। तो कहने का मतलब ये, अगर मैं ये कहता हूं कि रस्सी से खींच सकते हैं, तो इसका मतलब है टेंशन से खींच सकते हैं। अब जब रस्सी को आप ढीला छोड़ रहे हो तो उसमें कितना टेंशन है? जीरो। जब टेंशन ही नहीं है तो फिर टेंशन से तुम पुश कैसे, सॉरी, हाँ पुश कैसे कर सकते हो? पुल ही कर सकते हो, है ना, ये चीज है। तो रस्सी से सिर्फ और सिर्फ आप पुल कर सकते हो, खींच सकते हो, धकेल नहीं सकते। कारण साहब रस्सी का कॉन्सेप्ट होता है टेंशन के लिए, और टेंशन उसमें तब रहती है जब वो खिंचाव में हो। तो खिंची हुई रस्सी से धकेल तो सकते नहीं है ना आप उसको। हाँ, एक कंडीशन है जिससे आप धकेल भी सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा लंबी रस्सी नहीं होती उसके लिए। जैसे कोई गांठ वगैरह लग जाती है, फंस जाती है, तो हम क्या करते हैं, जैसे ये रस्सी है, इसको पूरा अपोजिट डायरेक्शन में पूरी ताकत से ऐंठेंगे, ऐंठेंगे तो वो कड़क हो जाएगी। जितनी ज्यादा हार्ड होगी, फिर हार्ड होने पे उसमें टेंशन जनरेट हो जाती है। जब टेंशन जनरेट होगी, फिर हम उसको ऐसे कर करके खिसका के यहां से पकड़ के निकाल लेते हैं, ऐसे करके। ये काम होता है तब जब हम उसमें टेंशन जनरेट करते हैं। तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट इतना है मेरे प्यारे दोस्त, टेंशन की वजह से हम पुश नहीं कर सकते, पुल कर सकते हैं। समझ में आई? हाँ, तो टेंशन होना चाहिए तभी हम काम करेंगे आगे की। अगर ये है, ये इसमें टेंशन जनरेट है, तो ये तो हार्ड है ही ऑलरेडी, तो इससे हम पुश भी कर सकते हैं, पुल भी कर सकते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अगर रस्सी इतनी ज्यादा कड़क हो जाए, हार्ड हो जाए, तो हम उससे पुल भी कर सकते हैं, पुश भी कर सकते हैं। वापस से आओ। तो कहने का मतलब ये, टेंशन के बारे में बात करेंगे। अब एक छोटी सी चीज कि रस्सी ऐसी कंडीशन में कैसी मानी जाएगी फिर। तो सबसे पहली चीज कि रस्सी को मासलेस कंसीडर करा जाएगा। मासलेस, सॉरी मासलेस नहीं, पहले हम इन एक्सटेंसिबल,
हिंदी की बात करें तो अवितान्य, अवितान्य कंसिडर करेंगे। अवितान्य का मतलब ऐसे कि जैसे कोई रबड़ है, रबड़ छल्ला, उसको मैं पकड़ूंगा खींचूंगा तो वो खिंच जाता है ना, जबकि उसकी एक्चुअल लंबाई थी इतनी, वो खिंच के इतना ज्यादा हो गया, तो वो होता है आपका एक्सटेंसिबल, खिंच सकता है। लेकिन रस्सी ऐसी कंसीडर करी जाएगी जो अपनी लेंथ में चेंज ना करती हो, यानी कि इसका मतलब इन एक्सटेंसिबल का मतलब है नो चेंज, नो चेंज इन एक्चुअल लेंथ, नो चेंज इन एक्चुअल लेंथ, नो चेंज इन एक्चुअल लेंथ, कि ऐसी रस्सी होनी चाहिए जिसकी एक्चुअल लेंथ में कोई चेंज ना हो, जबकि हम उस पर टेंशन लगाएं, खिंचाव पैदा करें, उसमें स्ट्रेस दें, तो उसके अंदर में लेंथ चेंज नहीं होनी चाहिए। अभी अगर हो जाए तो, अगर मेरे प्यारे दोस्त इसमें खिंचाव पैदा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे फिर पता है, अगर ऐसा पॉसिबल है तो ये एक्सेलरेशन पे फर्क पड़ेगा। इनएक्सटेंसिबल रहेगी तो एक्सेलरेशन सेम रहेगा, अदरवाइज अपोजिट हो जाएगा, अदरवाइज एक्सेलरेशन विल नॉट बी सेम, विल नॉट बी सेम। यानी कि अगर किसी क्वेश्चन में, अगर 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 किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी डायग्राम में, एफबीडी के डायग्राम में ये बोल दे कि इनएक्सटेंसिबल रस्सी है, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, इनएक्सटेंसिबल रोप है, तो इसका मतलब है कि उस पूरी रस्सी से जुड़े हुए जितने पार्टिकल्स हैं, M1 M2 एक रस्सी से जुड़े हुए हैं, रस्सी इनएक्सटेंसिबल है, तो ये दोनों पार्टिकल्स में एक्सेलरेशन सेम रहेगा, सेम रहेगा। इस चीज को थोड़ा सा नोट डाउन करके रखना मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि एक मास यहां पे रखा है, एक मास यहां पे रखा है, दोनों एक रस्सी से जुड़े, ये वाली रस्सी इनएक्सटेंसिबल है, दैट मींस कि मैं इसको कहीं भी खींच लूं, इस वाले में एक्सेलरेशन और इस वाले में एक्सेलरेशन सेम रहेंगे, क्योंकि रस्सी इनएक्सटेंसिबल है, ठीक। अब अगर मैं बात करूं कि रस्सी, रोप, ये रोप के लिए है, रोप के लिए स्ट्रिंग, यही काम उसके लिए, रोप के और स्ट्रिंग के लिए। अगर वो मासलेस है तो क्या फर्क पड़ेगा साहब, तो मासलेस का कॉन्सेप्ट आपको एक चीज की याद दिलाएगा कि साहब टेंशन, टेंशन सेम रहेगी, टेंशन पूरी रस्सी में सेम रहेगी, यूनिफॉर्म टेंशन रहेगी पूरी की पूरी रस्सी में, यूनिफॉर्म टेंशन। मासलेस का मतलब होगा यूनिफॉर्म टेंशन, यूनिफॉर्म टेंशन। जैसे कि मैं कहूं साहब मेरे पास में जो रस्सी है वो मासलेस नहीं है, उसमें मास है, उसमें मास है, मैंने खींच रहा हूं इस ऑब्जेक्ट को, टेंशन दे रहा हूं, इस रस्सी में मास है, मास मैं यहां से पकड़ रखा मैंने, तो यहां पे टेंशन सबसे ज्यादा होगा, टेंशन यहां पे ज्यादा होगा, यहां पर जो टेंशन होगी वो टेंशन कम होगी। कारण क्या है, सब इसकी वाली टेंशन में इस रस्सी का भी मास जुड़ेगा और ये वेट का वेट भी जुड़ेगा, इसका फोर्स, मास इंटू एक्सेलरेशन वो भी जुड़ेगा। यहां पे बात करूं तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ इस ऑब्जेक्ट के मास इंटू एक्सेलरेशन को ही जोड़ा जाएगा, यहां पे रस्सी का वेट नहीं जुड़ा, तो यहां पे ज्यादा और यहां पे कम, क्योंकि यहां के लिए वैल्यू आएगी मास इंटू एक्सेलरेशन और रस्सी का वेट या रस्सी का मास एम आर इंटू एक्सेलरेशन। लेकिन यहां पे जो वैल्यू आएगी वो सिर्फ और सिर्फ आएगी टी इक्वल्स टू कितनी, एम ए, इस ऑब्जेक्ट का मास और एक्सेलरेशन। बस इस कॉन्सेप्ट को याद रखना आपको, समझ में रहा है कि बात, अगर मासलेस है तो टेंशन सब जगह सेम रहेगी, मासलेस है, मासलेस है तब है वो कंडीशन, मासलेस है तो यूनिफॉर्म टेंशन, अदरवाइज टेंशन इस वाले एंड पे जिधर आप फोर्स लगा रहे हो, जिधर आप फोर्स लगा रहे हो उस डायरेक्शन में टेंशन ज्यादा रहेगा, और जब ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में रहेगी जहां पे रस्सी वहां पे टेंशन कम रहेगा। इस कॉन्सेप्ट को याद रखना पड़ेगा बस, ठीक है। अब थोड़ा सा समझते हैं इसके कंडीशंस क्या क्या है। मैं यहाँ पे कुछ इसके उच्च विचार और लिख देता हूं। अरे भाई उठ जाए यार, एक बार में तो उठता भी ना है।
अब देखो इसके कुछ नोट करने वाली चीज, टेंशन ऑलवेज पुल अ बॉडी, टेंशन पुल्स ए बॉडी, टेंशन हमेशा ऑब्जेक्ट या बॉडी को पुल करता है, टेंशन पुश नहीं कर सकता, टेंशन, अरे रुक चल जा भाई, टेंशन नेवर पुश ए बॉडी। क्यों? क्यों टेंशन पुश नहीं कर सकती? लेकिन अभी तो आपने बताया था सर अगर ये इसमें टेंशन जनरेट करेंगे तो ये पुश करेगा। यहाँ पे पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हम रोप स्ट्रिंग के लिए कंसिडर करते हैं, इस वजह से रोप का जो टेंशन होता है वो पुश नहीं कर सकता किसी ऑब्जेक्ट को, पुश बॉडी। अब आप बोलोगे सर अभी आपने जो बताया था गांठ अगर लग जाए तो उसमें उसको अपोजिट डायरेक्शन में टाइट घुमा के घुमा के घुमा के कड़क हो जाती है, उसको फिर हम धकेल सकते हैं। हम रस्सी को धकेल रहे हैं, रस्सी से किसी ऑब्जेक्ट को नहीं धकेलते, वहां पे ध्यान से समझना, हम सिर्फ रस्सी को धकेलते हैं, ऑब्जेक्ट को नहीं धकेलते उसके पीछे लगे। समझ गए जी। थर्ड पॉइंट, ये भी एक नॉर्मल टाइप का फोर्स है। कैसे? सब ये भी एक एक्शन रिएक्शन पेयर है। पक्का ना? एक्शन रिएक्शन है ही नहीं, ये ना है, ये हमेशा ऑब्जेक्ट के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है, एक ही रस्सी में अलग अलग डायरेक्शन होंगी, तो एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। मैं यहां पे बोलूंगा टेंशन इन अ स्ट्रिंग has two directions, has two directions opposite to the body, opposite to that of motion of body। ये ज्यादा सही रहेगा कि जिस डायरेक्शन में बॉडी चल रही है ना उसकी डायरेक्शन के उधर ही रहने वाला है। अपोजिट, अपोजिट कर दिया यहाँ पे, या ऐसे करो डायरेक्शन अपोजिट टू बॉडी रहने दो, ज्यादा बेहतर है, मोशन गड़बड़ हो जाएगा। अब बॉडी, जहां भी बॉडी उसका जस्ट अपोजिट। कैसे डील करेंगे? क्वेश्चन आपके सामने ही रहा, अब इस क्वेश्चन को डील करेंगे। एक चीज और लिखो जल्दी से, एक चीज और लिख लेते हैं साहब, जब तक रस्सी एक है टेंशन बराबर रहेगी, सेम रस्सी सेम रोप सेम टेंशन, सेम टेंशन, ऐसे करके सेम रोप सेम टेंशन, रस्सी पूरी की पूरी एक ही है ये वाली, तो यहाँ पे टेंशन बराबर रहेगी। ये रस्सी अलग है, यहाँ की टेंशन अलग रहेगी, ये रस्सी अलग है, यहाँ की टेंशन अलग रहेगी। अब इनके फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाने हैं उसको भी डील कर लेते हैं। मैंने कहा साहब ये वाली जो स्ट्रिंग है ना, इस स्ट्रिंग को मैंने नाम दिया, नाम देने से पहले मैं इसको सेपरेट कर लेता हूँ यार। ओहो, ऐसे करके देखो, इस स्ट्रिंग को मैंने नाम दिया स्ट्रिंग 1, ठीक है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग 3, और ये जो है स्ट्रिंग 2, ठीक है। मास 1 मास 2, पुली पुली 1 और पुली 2। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो सबसे पहला काम सब पुली के बारे में बात करेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे काम करा सबसे पहले पुली को लेकर के, क्योंकि पुली भी यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगी, तो मैंने कहा सब पुली का कुछ डायग्राम ऐसे बन रहा, और यहाँ पे पुली है, एक स्ट्रिंग नीचे जा रही है, बस। अब इसके लिए क्या क्या कंडीशंस लगानी है आपको, देखो पुली एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगी ना, तो ऑब्जेक्ट की जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में टेंशन काम करेगी, पुली के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में टेंशन काम करेगी। अब चूंकि रस्सी एक ही है तो टेंशन बराबर रहेगी, टेंशन बराबर रहेगी, जिसको मैंने नाम दिया T1।
T1 T1, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक की पूरी रस्सी एक ही है, तो इस पूरी रस्सी में जहां भी कहीं टेंशन यूज करूंगा वो सारी की सारी सेम रहनी चाहिए। मैंने कहा ये। अब यहाँ पे तीसरी रस्सी है अलग, तो जिसके लिए मैंने कहा साहब जस्ट अपोजिट डायरेक्शन, और ये हो जाएगा T3। यानी कि ये जो पुली है, इस पुली में नीचे की तरफ जो T3 है वो दोनों T1 को बैलेंस कर रही है। तब मेरे लिए इक्वेशन क्या बनेगी इसकी, मैं लिखूंगा साहब T3 इक्वल टू T1। दो T हो गए ऊपर की तरफ, एक T3 हो गए नीचे की तरफ, एक T3 बराबर होगा 2T1 को बैलेंस कर रही है। समझ में आई बात। इस वाली पुली को जब कंसीडर करेंगे तो इस पुली के लिए मैं बनाता हूं कुछ। मैंने कहा साहब इस पुली की जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके से है, ऐसे ऐसे और ऐसे, ये बनेगी वो पुली। इसमें ऊपर की तरफ टेंशन जाएगी क्योंकि ऑब्जेक्ट के जस्ट अपोजिट टेंशन T2, नीचे की तरफ जो टेंशन आएगी उसको मैंने, क्योंकि रस्सी वही वाली है जो यहां पे यूज हुई थी, वही वाली रस्सी है, तो T1 और इस पे T1। इक्वेशन क्या बनाओगे, इक्वेशन भी सेम, पुली से ऊपर पुली से नीचे बराबर बैठेगा। कितना बैठा साहब, T2 बैलेंस कर रहा है T1 T1, यानी कि 2 बार T1 को, इसने इसको बैलेंस करा, इसने इसको बैलेंस करा। यहां तक की चीजें क्लियर। अगली चीज, अगला FBD बनाओगे, इस ऑब्जेक्ट का ले लो। कितना आया साहब, इस मास की मैं बात करूंगा तो मैंने मास को लिया, ये रहा मास MA। इस पे कहां पे रस्सी लगी हुई है, ऊपर की तरफ जा रही है रस्सी है, और तो कोई दिक्कत है ही नहीं, नहीं जी बिल्कुल भी नहीं। अब इसमें मैं टेंशन के साथ में कुछ और भी कंसीडर करूंगा। सब टेंशन तो गया इसमें ऊपर की तरफ, कितना था T1, तो मैंने लिखा जी T1। क्या ये ऑब्जेक्ट का वेट नीचे की तरफ नहीं लगेगा, वेट तो हर किसी का होता है, तो वेट जाएगा इसका डाउनवर्ड्स, जिसके लिए मैंने लिखा MAG। ये हो गया। अब कहने का मतलब ये इसको बैलेंस कर रहा है क्योंकि ऑब्जेक्ट अभी कहीं जा ही नहीं रहा ना, सारा का सारा रुका हुआ है, स्टेशनरी, तो ये इसको बैलेंस कर रहा है। मैंने कहा साहब ये जो है ये बैलेंस कर रहा है MAG को, इसके लिए इक्वेशन ये बन गई। अब ये वाले के लिए देखेंगे क्या बनेगी, तो मैं यहां पे लिखूंगा कि साहब ये ऑब्जेक्ट मेरा कुछ इस टाइप से लटका हुआ है, जिसको मैंने लिखा MB। ऊपर की तरफ टेंशन है, हाँ जी बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन होगी, ऑब्जेक्ट के जस्ट अपोजिट। कितनी टेंशन है, तो टी थी कितनी थी इसके लिए T2 कंसिडर करी थी हमने यहाँ पे, तो T2 आ गई। इसका वेट कहां जाएगा, MBG, हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड्स। अब अगर ये कहीं भी नहीं जा रहा, ना ऊपर ना नीचे, तो इसका मतलब है ये दोनों बैलेंस कर रही है, जिसके लिए मैं लिखूंगा T2 इक्वल्स टू MBG। ये होता है फ्री बॉडी डायग्राम। अब इसमें टोटल कितने फ्री बॉडी डायग्राम बने इस पुलिस सिस्टम के लिए, 4 फ्री बॉडी डायग्राम बने हैं, एक इस पुली के लिए, एक इस पुली के लिए, एक उस ऑब्जेक्ट के लिए और एक इस ऑब्जेक्ट के लिए। ये फ्री बॉडी डायग्राम्स है। सारी की सारी चीजें अब यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएंगी। T2 की जगह 2T1 कर लेना, इसकी जगह ये कर लेना, सबको दोनों को बैलेंस कर लेना, सब कुछ निकल के आ जाएगा। बात आई समझ में, ऐसे करके होता है। एक और क्वेश्चन समझ लेते हैं और आसान हो जाएगी चीजें। जब तक रस्सी सेम है तब तक टेंशन सेम रहेगी। कितने फ्री बॉडी डायग्राम बनाने पड़ेंगे आपको, 1 2 3 4। ठीक है, इस बार मैं इसी में बना के दिखा देता हूं आपको। देखिए यहां पे टेंशन काम करेगी अपोजिट, इस ऑब्जेक्ट के अपोजिट ऊपर की तरफ, इस ऑब्जेक्ट के अपोजिट नीचे की तरफ टेंशन रहने वाली है सेम, जिसको मैं लिखूंगा T2। इस ऑब्जेक्ट का खुद का वेट काम करेगा MG नीचे की तरफ। कोई दिक्कत नहीं साहब। जब मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम अलग से बनाऊंगा तो इसका खुद का वेट भी नीचे की तरफ काम करेगा। मैं इसको अलग से बना ही देता हूं, वो ज्यादा सही है। मैंने लिया एक बॉक्स, ये रहा C वाला बॉक्स है, नीचे की तरफ इसका वेट काम करा MCG, ऊपर की तरफ टेंशन काम कर रहा है, जिसको मैंने लिखा T2। अगर ये सारा का सारा बैलेंस से रुका हुआ है तो मैं लिखूंगा यहाँ पे T2 बराबर MCG। ठीक, इसके लिए बात करेंगे। मैंने कहा साहब
बी वाले को बना के चलना है। बी ऊपर भी रस्सी लगी हुई है, नीचे भी रस्सी लगी हुई है, जहां जहां रस्सी वहां वहां टेंशन। अपोजिट डायरेक्शन ऑब्जेक्ट के जस्ट अपोजिट टेंशन हो जाएगी T1, नीचे की टेंशन हो जाएगी T2। लेकिन इसका मास की वजह से इसका वेट भी तो काम करेगा। वेट कहां जाएगा? नीचे नीचे नीचे। तो मैं कहूंगा साहब इसका वेट भी नीचे की तरफ काम करेगा, MBG। अब ये बैलेंस करा हुआ है, कहीं रुका हुआ है तो बैलेंस करके रखा होगा कहीं ना कहीं। तो मैं इसके लिए बोलूंगा क्या कि जी T1 ऊपर वाले टेंशन ने नीचे वाली चीजों को बैलेंस करके रखा। दैट मीन्स ये हो गई बात। समझ गई बात को कि नहीं? बड़ा सिंपल तरीका समझा के चल रहा हूं। अगर अब पुली के बारे में बाद में, पहले ए के बारे में बात कर लेते हैं। सब ए वाला जो बॉक्स है मेरे पास में, उसमें ऊपर की तरफ धागा लगा हुआ है जिसकी टेंशन T1 है। इसका वेट भी नीचे की तरफ काम करेगा, जिसके लिए मैं लिखूंगा MAG। कितना बैलेंस करेगा साहब? T1 बैलेंस कर रहा है उसके वेट को। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। पुली वाला सिस्टम और रह गया, उसको भी कंसीडर कर लो। मैंने कहा साहब टेंशन सॉरी पुली पुली बनाइए ऊपर की तरफ, क्योंकि ऑब्जेक्ट के जस्ट अपोजिट पुली होती है, टेंशन होती है, जिसके लिए मैंने लिखा T3। इस पे एक ही धागा है, दो साइड पड़ा हुआ है, तो दोनों साइड में अलग अलग डायरेक्शन टेंशन की T1, टेंशन की T1। पुली के ऊपर का टेंशन बराबर होगा पुली के नीचे का टेंशन। तो मैंने कहा साहब T, ये कंडीशन कब है? हाँ, ये पुली को मैं मासलेस कंसीडर कर रहा हूं। पुली को कैसा कंसीडर कर रहा हूं? मासलेस। तब है कंडीशन। अगर ये इसका मास होगा तो मुझे यहाँ पे T3 के बाद में बराबर के साइड में इनके साथ इसका मास भी लिखना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे T3 बराबर T1 प्लस T1, यानी कि मैं कह सकता हूं 2T1 T3 के इक्वल, इस टाइप की। अगर इसका मास होता तो मैं यहीं पे प्लस करके इसका वो लिख देता, वेट MPG, जो भी कुछ होता है इसका वेट वो लिख लेते। चीजें क्लियर हुई? अब बात आती है साहब स्प्रिंग वाला और फोर्स वाला। स्प्रिंग वाला और फोर्स वाला देखो, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं एक बार फटाफट फटाफट। नॉर्मल हमेशा पुश करता है, टेंशन हमेशा पुल करेगा, लेकिन स्प्रिंग दोनों काम करती है, पुश भी करती है पुल भी करती है। ठीक है, पुश भी करती है और पुल भी करती है। तो इसके लिए स्पेशल कोई ऐसी ट्रिक्स नहीं होंगी, वहां पे आपको अकॉर्डिंग टू द कंडीशन समझनी पड़ेंगी चीजें। तो जब वो स्प्रिंग वाला कॉन्सेप्ट चलेगा मैं आपको तब बिल्कुल डिटेल में क्लियरली समझाऊंगा। रही बात फ्रिक्शन की, फ्रिक्शन किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के जस्ट अपोज करता है। ऑब्जेक्ट इधर चल रहा है, फ्रिक्शन इधर लगेगा, ऑब्जेक्ट इधर चल रहा है, फ्रिक्शन इधर लगेगा। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, जिसको मैं अभी यहां बताना इसलिए ठीक नहीं समझता, क्योंकि जब उसका कॉन्सेप्ट आएगा तब अच्छे से मैं आपको समझा पाऊंगा। ठीक है ना जी? अभी आज की जो क्लास है ये आपको समझ में आई कि नहीं? बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था कि कौन कहां पे कैसे कब काम करेगा, इक्वेशंस कैसे बनेंगे। अब कल जो क्लास आएगी, कल नहीं सॉरी, कल नहीं, जब भी अगली नेक्स्ट क्लास आएगी, 1 या 2 दिन का टाइम लग जाएगा बस। तो जब भी अगले दिन क्लास आएगी धुआं उड़ेगा। सबसे पहले क्वेश्चन सवाल करेंगे हम किसके? कॉन्टैक्ट फोर्स के, बिल्कुल डीपली जाकर के जे एडवांस के लेवल तक। ठीक है, प्रॉब्लम नहीं आने की। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हंसते रहिए।